A trusted multi-speciality hospital is not just a facility. It's a promise of health, hope and healing. যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে সুস্বাগতম। প্রথমেই আমরা একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ডাক্তারবাবুর একটা ইমার্জেন্সি সার্জারি ছিল, হি ওয়াজ অকুপাইড ইন ওটি, তো ওই জন্য একটু লেট হলো। আমাদের বাংলাদেশের ইন্ডিয়ান পর্যটক কমিউনিটি এবং ইন্ডো বাংলা ভিসা ভ্রমণ ও চিকিৎসা সহযোগী যে গ্রুপ, সেই গ্রুপের প্রত্যেকটা সদস্য এবং পরবর্তীতে যারা লাইভ পডকাস্টে রেকর্ডেড ভার্সন দেখবেন তাদের প্রত্যেককে জানাই মণিপাল হসপিটাল, ভারতুর রোড, ব্যাঙ্গালোরের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম। আপনারা জানেন আমরা মোটামুটি প্রতি ধারাবাহিকতার সঙ্গে লাইভ পডকাস্ট আমরা পরিচালনা করে থাকি। বিগত দিনগুলিতে আমরা স্পাইনের উপরে ডিসকাশন করেছি, আমরা কার্ডিওলজির উপরে করেছি। আজকে আমরা পেয়েছি স্বনামধন্য ডক্টর রাজেশ শ্রীনিবাস। ওনার অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন অর্থোপেডিক সার্জন, জয়েন্ট পেইন এবং অর্থোপেডিক রিলেটেড যে সমস্ত সমস্যা উনি তার সমাধান করে থাকেন। वेलकम टू द शो सर। सो गुड मॉर्निंग। यू कैन हम लोग का जो डिस्कशन ज्यादातर हम लोग हिंदी में रखेंगे। चलेगा। टारगेटेड ऑडियंस इज बंगाल एंड बांग्लादेश। सो आप आपका बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजेश श्रीनिवास है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन हूँ। यानी जो उम्र के हिसाब से जो आर्थराइटिस का जो पार्ट आता है और जब भी ये बच्चे लोगों में गिरने के कारण जो लिगामेंट टूट जाता है उसका पूरा मैनेजमेंट मैं खुद संभालता हूँ। और फ्रैक्चर्स वो हमारा जो रोज का ब्रेड एंड बटर है, तो फ्रैक्चर मैनेजमेंट भी करता है। और मैं कम से कम 14-15 साल से फील्ड में हूँ। और मेरा जो पूरा स्टडीज जो है वो MBBS यहाँ पे कर्नाटका में हुआ है और बाकी हायर स्टडीज सब बॉम्बे में हुआ है। तो मैं बॉम्बे में ऑलमोस्ट 9 से 10 साल था वहाँ पर ये पूरा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जो रिनाउंड सर्जन रहता है, उसके साथ ये जो स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो सर्जन रहता है, यानी आप सुना रहेंगे कि वो सोनिया गांधी को शोल्डर सर्जरी किए थे, वो सब मेरा मेंटर थे। सो इनके साथ सब काम करके एंड बिकॉज आई बिलोंग टू बैंगलोर, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो ये सब स्टडीज खत्म करके मैं वापस इधर आ गया। अभी 6 साल से मैं मणिपाल हॉस्पिटल में हूँ। So what inspired you specialize in orthopedic? Orthopedic में आने का जो मोटिवेशन आपको कहाँ से? ऑर्थोपेडिक में आने का एक्चुअली शुरुआत में जब भी मैं MBBS कर रहा था, इतना कुछ ऐसा हार्डकोर मोटिवेशन वगैरह नहीं था ऑर्थोपेडिक्स का। बट जब भी हम लोग एग्जाम लिखना पड़ता है वो PG प्रिपरेशन के लिए, तो तभी हमको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा ब्रांच करके। एक्चुअली इनफैक्ट मैं पहला रेडियोलॉजी लिया था। तो रेडियोलॉजी लिया था ऑलमोस्ट 2 बार लिया था मैंने। एक तो रांची में गया था और दूसरा केरला में आया था। बट फिर बाद में वो इतना पसंद नहीं आया। फिर बाद में थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स के बारे में जानकारी लिए और मुझे लगा कि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। मतलब जिस तरीके से फ्रैक्चर मैनेजमेंट होने दीजिए, उनका जो पेन हटा जाता है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। वो जो अग्रेसिव मैनेजमेंट है, फ्रैक्चर फिक्सेशंस है, जो आई मीन पुटिंग देम बैक ऑन देयर लेग्स, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माय ऑर्थोपेडिक डिग्री। ओके, सो आज का जमाने में कॉमन बोन का जो प्रॉब्लम है, जॉइंट का प्रॉब्लम है, वो क्या है आज का दिन में? और सुरजीत देखिए क्या है कि ये जब भी हम लोग ये कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में बात करेंगे, ये एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। मतलब बच्चे से लेके पूरा एल्डरली पीपल तक ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम हो सकता है। यानी ये बच्चे में अगर हम लोग लेंगे तो कंजेनिटल इश्यूज बोलते हैं, यानी अगर बोन्स बराबर पैदा नहीं हुआ है तो ऐसा बोन टेढ़ा हो सकता है। तो इसको डिफॉर्मिटीज बोलते हैं, जो जब भी पैदा इन्फेंट्स में काफी कॉमन है। आप अगर देखेंगे तो पैर थोड़ा ऐसा टेढ़ा हुआ रहता है, पैर सीधा नहीं रहता है, हाथ थोड़ा टेढ़ा हुआ रहता है, ये सब कंजेनिटल इश्यूज अर्ली एज में आ जाता है, उसको इन्फेंट्स बोलते हैं। अगर वो आप फर्स्ट डिकेड में आप अगर लेंगे तो ग्रोथ पेन्स आ जाता है। ग्रोथ पेन्स मतलब जब भी वो मेच्योरिटी का होने का टाइम है, 1st to 2nd डिकेड तक, तभी वो ग्रोथ पेन्स आ जाते हैं, नी पेन हो जाते हैं, फुट पेन हो जाता है। तो ये एज ग्रुप काफी कॉमन है। अच्छा, अगर मिडिल एज ग्रुप में आ जाता है, 3rd डिकेड 4th डिकेड,
तभी अगर आप देखेंगे तो ये आईटी सेक्टर काफी ज्यादा है इधर, तो पोस्चरल इश्यूज हो जाते हैं, घुटने में पेन होना, और लाइफस्टाइल के कारण क्या हो जाता है कि पूरा बॉडी वीक हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ये सब पोस्चरल प्रॉब्लम हो जाता है। और एल्डरली में ये जो जॉइंट पेन्स कॉमन हो जाता है, जो क्या, क्योंकि वो हम लोग जो डिजेनरेटिव चेंजेस जो बोलते हैं, हाँ। यानी वो घुटना घिसावन, वो स्पाइन का घिसावन, ये जो आर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं, ये काफी कॉमन है। फेल्यूर रेट्स काफी था वहां पर। तो अभी आप देखेंगे तो रोबोटिक आया अभी टू मेक द थिंग्स रियली सिंपल, और बाकी हमारा जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हुआ है, अभी आप देखेंगे तो बहुत बारीक रहता है मेटल भी, तो अगर वो पर्टिकुलर साइज का घुटना वो पर्टिकुलर मेटल ही हो जाता है। अगर समझो कि आप एक 10 पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करेंगे, हर एक पेशेंट का घुटना अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं कि वन साइज फिट ऑल जैसा। तो एक एक घुटने का जो साइज है उतना तक हम लोग पहुंच गए। मतलब अगर मेरा घुटने का नी रिप्लेसमेंट करना है, शायद मोटा रहेगा, तो अगर दूसरा पतला वाला का करेंगे तो वो बहुत बारीक रहेगा। तो मतलब यू कांट इवन कंपेयर। সো প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা শুনলেন যে বিগত দিনের থেকে বর্তমান সময়ে অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্টে কতগুলো চেঞ্জেস এসছে। ডাক্তারবাবু বললেন যে আগে মেটালিক ইউজ হতো, সেক্ষেত্রে এমআরআই বা এক্সরে সিটি এগুলো করতে ডিফিকাল্টিস ছিল, কিন্তু এখন মেটালিক বাদ দিয়ে ক্রোমিয়ামের আসছে, টাইটানিয়ামের আসছে, তো এর ফলে এমআরআই আমরা করতে পারি। এবং বর্তমান যুগে যে রোবোটিক সার্জারি যে কনসেপ্ট এসছে, রোবোটিক সার্জারিতে কাট ছোট হয় এবং প্রিসিশন খুব ভালো হয়, ব্লাড লস কম হয়, পেশেন্টের পেইন কম হয়, এবং পায়ের সাইজের আপ ডাউন এটাও থাকে না, একদম মানে জিরো করা যায়। তো লাস্ট 5-7 বছর 10 বছরে অনেক টেকনোলজিক্যালি অনেক উন্নত হয়েছে। যাই হোক, আমরা পরের প্রশ্নে যাব। लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल के साथ बोन, I mean how to maintain a healthy lifestyle to keep the bone good. Okay, this is one of the basic and common questions. See, the thing is, जब भी हम लोग ये जो बोन हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो बोन हेल्थ इज समथिंग हम लोग जो रोज मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप टैबलेट के द्वारा ही मेंटेन करना है। Okay. ये ऐसा है कि बोन हेल्थ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Okay. आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी भी आपको मदद करेंगे, आपका बॉडी आपको हेल्प करेंगे एज होने के बाद। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे सो देन इनवेरिएबली दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द टैबलेट्स, बिकॉज थोड़ा बहुत पेन आएगा। अभी जैसा हम लोग जो देखते हैं अनफॉर्चुनेटली 3rd डिकेड 4th डिकेड में बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, वो सब चीज, ये सब चीज लाइफस्टाइल का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लगातार काम करता रहता है बिना एक्सरसाइज का। आप एक्सरसाइज करो, काम भी करो, देन योर बॉडी विल सपोर्ट यू। इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर बॉडी, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द बॉडी, बॉडी भी आपको हेल्प नहीं करता है। एक्सरसाइज मीन्स कि फ्री हैंड और जिम। पहला फ्री हैंड, पहला फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सरसाइज में 2 तरीके का होता है, एक तो स्ट्रेचिंग होता है, एक तो स्ट्रेंथनिंग होता है। स्ट्रेचिंग मतलब पहला नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग, जो भी स्ट्रेचिंग है। और दूसरा होता है एक बार आपका मसल्स पूरे एकदम अच्छा टोन पे हो, सो देन यू हैव टू गो टू द स्ट्रेंथनिंग। जिम में ऐसा नहीं बोलो कि एक 40-50 किलो उठाने के लिए एटलीस्ट एक 5 किलो 7.5 किलो बेसिक जो नॉर्मल टोन को जरूरत है वो करेंगे तो काफी है। एटलीस्ट एक 5 दिन एक हफ्ते में करेंगे तो काफी है। एटलीस्ट 5 days a week is something which is recommended. আপনারা শুনলেন যে রেগুলার এক্সারসাইজ এবং মাসলগুলোকে ঠিক রাখা, সঙ্গে সঙ্গে ফুড, এনি কাইন্ড অফ food which can help, like diet, definitely diet is most important thing. First thing is, first and foremost, rather than choosing the food, have a good water intake. पानी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन होना इंपॉर्टेंट है। okay. तो अगर समझो कि आप 60-70 किलो से आप कम से कम 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा, मतलब अगर 20 केजी के लिए 1 लीटर पानी। और उसके साथ आपको फाइबर डाइट ज्यादा लेना है, और विटामिन सी हम लोग जो बोलते हैं, जो सिट्रस डाइट, लेमन जूस, ऑरेंजेस, मौसम्बी और लीची, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज कोलेजन फॉर्मेशन बोलता है। बोन मतलब सिर्फ कैल्शियम नहीं है, बोन मतलब प्रोटीन्स होता है, बोन मतलब कोलेजन होता है, बोन मतलब कैल्शियम होता है। कैल्शियम आता है लास्ट में। हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोन हेल्थ मतलब कैल्शियम लेंगे तो बोन मजबूत होगा, नहीं। कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए प्रोटीन्स होना काफी इंपॉर्टेंट है, और सिट्रस डाइट होना इंपॉर्टेंट है, विच वी कॉल कोलेजन फॉर्मेशन। फिर बाद में कैल्शियम आता है और विटामिन डी। कैल्शियम में क्या है कि आपको वेज में भी है, नॉन वेज में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन वेज में आपको बोन हेल्थ मिल जाता है, वेज में आपको स्प्राउट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं,
और टोफू है, पनीर है, दूध है, और नॉन वेज में आपका एग आता है, और मटन, वो जो लेग सूप हम लोग जो बोलते हैं, काफी न्यूट्रिशियस है। ओके। और विटामिन डी का तो एक ही सोर्स है, सनलाइट। तो सुबह 9 बजे के पहले एक 40-45 मिनट्स आपको एक्सपोज होना है सनलाइट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सनलाइट एक्सपोजर मतलब धूप में चलना, वो एक्सपोजर नहीं है बॉडी में। हाँ, आपका स्किन एक्सपोज होना चाहिए, मतलब सिर्फ शॉर्ट्स पहन के, स्लीवलेस पहन के, तो धूप में बैठना है। तो जितना मैक्सिमम स्किन आपका एक्सपोज्ड है तो उतना अच्छा मिलता है वहां पर। तो ऐसा विटामिन डी वो उत्पन्न होता है बॉडी में। আপনারা শুনলেন যে কি কি খাবার খাওয়া যায়। সানলাইট এক্সপোজার দরকার আছে, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, সিট্রাস ফ্রুট এগুলো খাওয়া খুব জরুরি, মুসম্বি, কমলা এগুলো খাওয়া জরুরি গুড হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য। আমরা এবার একটু रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट वो तरफ जाएंगे। सो नी पेन इज एक्सट्रीमली कॉमन, वेरी कॉमन, मोस्टली जो ओल्ड एज पीपल जो रहता है उन लोग का बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मेन कॉज क्या है? देखिए, ये जो नी पेन कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चे में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, एल्डरली में भी हो सकता है। बट अगर हम लोग एल्डरली का बात करें तो मोस्ट कॉमन रीजन ये रहेगा कि एजिंग बोलते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी घुटना घिसावन। नॉर्मली क्या रहता है, एक ऑयल रहता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। तो ऑयल मतलब वो मूवमेंट्स के लिए वो एकदम लुब्रिकेशन देता है अच्छे से। जब भी हम लोग मूवमेंट करता है वो हड्डी को रब नहीं होगा। तो बीच में एक ऑयल रहता है जो आसान से मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट, वो जो ऑयल जो है वो सूख जाएगा और उसके बाद वो हड्डी को टच होकर घिसावन हो जाता है। इसको आर्थराइटिस बोलता है। वो काफी कॉमन है एल्डरली। तो इसमें हमको काफी तरीके का स्टेजेस आता है। पहला स्टेज मतलब जब शुरुआत हुआ है, चौथा स्टेज मतलब पूरा डैमेज हो गया। तो हर एक स्टेज में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। सो एक आदमी को फिजियोथेरेपी, यू रिकमेंड फिजियोथेरेपी फॉर स्टेज 1 या मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी। सो एक आदमी को डिसीजन लेना है, शुड आई गो फॉर फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन और सर्जरी? सो व्हाट इज योर से? हाँ, देखिए, ये जो डिसीजन जो हम लोग जो अभी वो एक्सरे के हिसाब से और पेशेंट को देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा स्टेज में है। अगर स्टेज 1 में है तो आपको सिर्फ मेडिसिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ फिजियोथेरेपी और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो वही काफी है। 90 to 95% वो ठीक हो जाएगा। हम लोग जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो बोलते हैं डैमेज के हिसाब से, ये इरिवर्सिबल स्टेजेस है। मतलब ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में ही जाएगा। स्टेज 2 में स्टेज 1 पे रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि एक बार डैमेज होने के बाद वी कांट डू एनीथिंग। So stage 1, our main aim of treatment is to prevent further damage. It's not like correcting back. हम लोग वापस पीछे नहीं जा रहे। जो भी डैमेज है वो वहां पे ही स्टॉप कर रहे हैं ताकि आगे प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मतलब क्या है मेनली आपका, तो आपका वेट और आपका एक्सरसाइज, ये दो चीज। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो मेडिसिन का जरूरत ही नहीं है स्टेज 1 में। আপনারা শুনলেন ডাক্তারবাবু খুব সুন্দরভাবেই বললেন যে আর্থারাইটিসের 4টি স্টেজ থাকে এবং এগুলোকে পেছনে ফেরানো যায় না। স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 1 কখনো আসবে না, স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 2 কখনো আসবে না। তো আমাদের এখন করণীয়, যাদের হাঁটুর সমস্যা শুরু হয়েছে একদম শুরুর মুখে অবহেলা না করে নিকটবর্তী কোনো না কোনো ডাক্তারের কাছে যাবেন। হাঁটুর ব্যথা বা হিপ জয়েন্টের ব্যথাগুলো শুরুর মুখে যদি আপনি অ্যাড্রেস করেন, সেক্ষেত্রে 90 থেকে 95% ক্ষেত্রে শুধু এক্সারসাইজ, ফিজিওথেরাপিতেই কাজ হবে, কোনো ওষুধও লাগবে না। কিন্তু আমরা কি করি, অল্প বিস্তর ব্যথা আমরা এটাকে অবহেলা করি। প্রিয় বন্ধু, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, অবহেলা করা যাবে না। যখনই সমস্যা শুরু হবে নিকটবর্তী কোনো ডাক্তারের কাছে যান, অথবা আপনি সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ডক্টর রাজেশ স্যারের মতামত নিয়ে আমি আপনাকে জানাতে পারি। শুরুতে অ্যাড্রেস করা মানে আপনার রোগের 90% কিন্তু আপনি ঠিক করে ফেললেন। যদি ডিলে করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অবধারিত সার্জারি। তো ডাক্তারবাবু ওটাই বললেন যে ফিজিওথেরাপি কখন, কখন মেডিকেশন, কখন সার্জারি। স্টেজ 2 অবধি হয়তো ফিজিওথেরাপি মেডিসিনে যেতে পারে, বাট 3 and 4 ইট ডেফিনেটলি রিকোয়ার্স সার্জারি। हमारे परवर्ती प्रश्न, सर एक्सरसाइज करके आपने जैसे बोला कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उधर तक हम लोग
सो ये एक्सरसाइज क्या होल लाइफ करना है? होल लाइफ करना है, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं है। দরকার। যাই হোক, আমরা পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যাব। एक सेकंड सर, इसमें जो एक्सरसाइज में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि इन नॉन इम्पैक्ट एक्टिविटीज करके, मतलब अगर समझो कि ये आर्थराइटिस पेशेंट थोड़ा हेल्दी है तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि वेट लॉस करो। ओके, वो वेट लॉस कैसा करेंगे? नहीं चल सकते, घुटना में पेन होगा, वो बोलते हैं सर हम लोग दिन में 2 ही बार खा लेते हैं फिर भी वजन कम नहीं होगा। तो इसको ये मदद करने के लिए क्या होता है कि देयर समथिंग कॉल्ड एज ए नॉन इम्पैक्ट एक्टिविटीज। मतलब क्या है कि घर में आप साइकिलिंग कर सकते हो, मतलब बैठ के, जिसमें आपका वजन घुटने में नहीं जाएगा। ओके। और अगर आपका जो स्विमिंग पूल वगैरह है, पानी में चलो, स्विमिंग आने की जरूरत नहीं है, पानी में ही चलो, बट आपका वजन घुटने में नहीं आएगा। ओके। ये 2 चीज काफी अच्छा है आपके लिए। और अभी आजकल वो वेट लॉस के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काफी अच्छे सारे वो मेडिसिन है, तो वो आप एक बार उनको कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी नी रिप्लेसमेंट जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा वेट लस करेंगे तो काफी बेनिफिट, काफी बेनिफिट। আপনারা শুনলেন যে এটা তো রাইটলি স্যার সেড, লাইক যাদের ওজন বেশি আছে তারা হাঁটুর ব্যথার জন্য মুভমেন্ট করতে পারে না, আবার বেশি ওজনে নি রিপ্লেসমেন্ট করলেও তার সাকসেস হয়তো অতটা আসবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে ওজন কমাবেন কি করে? স্যার যেটা বললেন যে সাইক্লিং করলে হাঁটুর উপরে অতটা প্রেসার পড়ে না, কিন্তু আপনার ক্যালোরি বার্ন হবে। আপনি সুইমিং পুলের মধ্যে বা পুকুর, গ্রামগঞ্জের দিকে যে পুকুর আছে পুকুরের মধ্যে হাঁটুন, পুকুরের পাড় ধরে যদি আপনি পারেন একটু সাঁতার টাইপের করুন, তাতেও কাজ হবে। আর এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট যারা মানে হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ, তাদের মানে অনেক দিনের গবেষণার ফলে একটা ওষুধ এসছে মনজারা নেপিটোজোম, তো এই ধরনের ওষুধগুলোতে ওজন কমাতে সাহায্য করছে। আমিও সেই ওষুধের মধ্যে আছি। আই এম টেকিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি। আই লস্ট অ্যারাউন্ড 4.5 কেজি ইন 1 মান্থ। সো এটা খুব সেফ মেডিসিন নিচ্ছে, কিন্তু এটা একটু কস্টলি, বাট এটা অনেক ভালো রেজাল্ট দেয়। যাই হোক, সেটা কেউ যদি প্ল্যান করেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি ডেফিনেটলি আপনাকে হেল্প করব। सर, नी रिप्लेसमेंट के लिए, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कौन करेक्ट कैंडिडेट है? इट शुड नॉट बी लाइक इसका नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, ऐसे नहीं। कौन से स्टेज में जाके कर सकते हैं? ठीक है, तो ये है कि जो नी जॉइंट आर्थराइटिस या हिप जॉइंट आर्थराइटिस जो बोलता है, ये सिर्फ एक्सरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि हम लोग इतना सारे पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स को इतना कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं रहता है, बट उनका स्टेज, उनका घुटने का एक्सरे देखेंगे तो एडवांस स्टेज में रहता है, बट दैट पेशेंट इज नॉट ए राइट कैंडिडेट। अगर उनको तकलीफ भी उतना ही है और एक्सरे में भी वो कोरिलेट हो रहा है, सो देन वी कंसिडर दैट पर्सन एज ए राइट कैंडिडेट। अगर समझो कि एक्सरे में काफी डैमेज है बट पेशेंट को सिम्टोमेटिक सिम्टम्स ही नहीं है, सो देन दैट पेशेंट, ही और शी इज नॉट ए राइट कैंडिडेट। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसा रहता है कि बहुत सिम्टम्स रहते हैं, चल नहीं सकते, घुटना मुड़ नहीं सकते, 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, बट एक्सरे में स्टेज 3 है, बट ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर द सर्जरी। सो द सिम्टम्स of the patient dictate the surgery, not the x-ray, not the investigations. আপনারা বুঝলেন যে আমরা যে কোনো ইমেজিং কে আমরা গোল্ডেন স্ট্যান্ডার্ড বলি, বাট স্টিল যদি আমার এক্সরেতে আসছে আমার স্টেজ 4 চলে গেছে, বাট তার কোনো সিমটম নেই, খুব বেশি ব্যথা নেই, ডে টু ডে লাইফ সে কাজ করতে পারছে, হি ইজ নট দ্য রাইট ক্যান্ডিডেট। আবার আমরা দেখেছি যে স্টেজ কে দেখবে, পেশেন্টের সিমটম দেখবে, পেশেন্টের রিপোর্ট দেখবে, সব মিলে মিশে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। How long it takes to recover the, after the surgery, like? This is a very routine question for us. देखिए क्या है कि हम लोग जब भी वो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं तो तुरंत आपका जॉइंट नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो अभी क्या है कि आपका जो मसल्स जो रहता है वो काफी वीक रहता है, क्योंकि कम से कम आप 2 years 3 years मोर देन ए ईयर आपको नी पेन रहता है, आप चलना वगैरह कम हो जाता है, उस घुटने के हिसाब से आपका मसल्स भी कमजोर रहता है। तो ये मसल को जो वापस टोन में लेके आने के लिए तो हम लोग रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, यानी फिजियोथेरेपी। बट ये जो फिजियोथेरेपी है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। अगर पर्सन का मसल टोन अच्छा है, उनका रिकवरी कुछ जरूरत ही नहीं है, 1-2 हफ्ते में वो चले जाएगा। अगर उनका मसल काफी कमजोर है, उनको तो 6 हफ्ता 8 हफ्ता तो लगता है। If you remember, one of the old age person from Durgapur, he came with his son. You did the both knee replacement. He was recovered just like this.
वही सो ही इज इनटू एक्सरसाइज एवरी डे, तो उसका बहुत जल्दी हो गया था. इनफैक्ट वी सॉ हिम वर्किंग इन 7-8 days आफ्टर डिस्चार्ज ही केम एंड ही वाज. तो वो काफी मैटर होता है कि आप जैसा आपका मसल टोन, आपका मसल पावर है, तो वो काफी डिपेंड हो जाता है. अगर आप देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब रिकवरी इतना हो जाता है क्योंकि उसका जो अप्रोच जो मेडिकल केयर के लिए काफी जल्दी है. वो लोग स्टेज 4 तक रुकते ही नहीं. वो लोग स्टेज 2 स्टेज 3 उनका पेन ज्यादा हो जाएगा तो रिप्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाता है. सो उनका क्या होता है कि मसल इतना वीक होने तक वो रुकते ही नहीं है. सो ऑब्वियसली वो रिकवरी फास्ट हो जाता है. तो आप जितना डिले करोगे उतना ही आपका रिहेबिलिटेशन पीरियड ज्यादा लगेगा. वो इम्पोर्टेंट. हाँ, सेम थिंग वी हैव सीन इन द स्पाइन केस आल्सो. अच्छा सर, और एक चीज, आप अभी का दिन में ज्यादातर यंग लोगों को बैक पेन, स्पाइन का पेन, लोअर बैक में पेन, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? ये तो देखिए ऑलमोस्ट 95-98% ये उनका लाइफस्टाइल रिलेटेड रहता है. जैसा एक जगह पे बैठ के काम करने का 10-12 घंटे लगातार, तो आपका ऑब्वियसली ये जो कोर बॉडी जो लोग बोलते हैं एब्डोमेन, फ्लैंक्स, पैरास्पाइनल मसल्स, ये वीक हो जाता है. ये अगर आप स्पाइन देखेंगे, वी डोंट हैव अ स्ट्रेट स्पाइन, वी हैव गॉट द कर्वेचर. ये जो कर्वेचर जो है वो इसके लिए बना हुआ है कि मूवमेंट के लिए, वो एकदम बैठ के काम करने के लिए नहीं बना हुआ है. तो भगवान इसके लिए बना है कि ताकि मूवमेंट हो. अगर आप देखेंगे तो ये मंकीज वगैरह हम लोग जो बोलते हैं ना, तो हमारा एलियंस, हमारा जो एंसेस्टर्स है, तो अगर उनका स्पाइन देखेंगे तो उनका सीधा है. तो हमारा स्पाइन ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसके लिए हुआ है कि हम लोग अच्छे से मूवमेंट करने के लिए, हाथ पैर अच्छे से मूवमेंट करने के लिए. तो अगर जब भी हम लोग वो पोस्चर को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, मतलब हम लोग लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, तो इनवेरिएबली यू विल गेट दिस लोअर बैक पेन, द मिड बैक पेन, इवन द नेक पेन. और ऐसा भी है कि हम लोग काफी देखते हैं आईटी वाले ग्रुप में, बट वो लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं. ट्रीटमेंट मतलब क्या, फिजियोथेरेपी और मसल रिलैक्सेशन लेने के बाद 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है एंड देन दे विल गेट कैरिड अवे. सो वापस वो ऐसा होने के बाद वो क्या होता है कि वीक होते जाता है. तो इसके लिए हम लोग काफी यंग एज में, यानी 40-45 ईयर्स में स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, यानी हड्डी का घिसावन लोअर बैक में, और आर्थराइटिस काफी कॉमन हो गया. सो घर में बैठ के वर्किंग फ्रॉम होम, नाउ इट इज अ पोस्ट कोविड that concept came, like work from home concept, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम है, like उसमें तो बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट मतलब ऐसा है कि जैसा आप बैठे हो चेयर में, वो लोग घर पे बैठते नहीं है, वो लोग वो मैट्रेस में लेट जाता है. मैट्रेस में, मतलब सोफा जितना में. मैं भी जब घर से काम करता हूँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सोफा में बैठ के, टेबल में रख के. काफी अनवांटेड पोस्चर्स के लिए एक्सपोजर हो जाता है. एंड वो एक्सरसाइज भी नहीं करता है. एक्चुअली ऑफिस में जो सेटअप रहता है ना, इट इज वेरी गुड एक्चुअली, साइंटिफिकली मेड, बट इन होम इट इज नॉट लाइक दैट. यू कांट हैव अ एर्गोनॉमिक सेटअप एट होम. जब भी आप अगर ऑफिस में भी अगर आप बैठेंगे, अगर समझो कि ये जो एर्गोनॉमिक चेयर हम लोग जो बोलता है, नॉर्मली हम लोग काम करने के वक्त थोड़ा आगे बैठ के ऐसा काम करता है, हम लोग पीछे बैठ के ऐसा काम नहीं करता है. ये जब भी हम लोग आगे बैठ जाता है तो आप हमारा जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो एम्पर हो जाता है. जो एर्गोनॉमिक चेयर आप जो देखेंगे वो डिजाइन ऐसा बना हुआ है कि आपका जो अपर पार्ट है वो लग के हुए बैठना चाहिए. एग्जैक्टली. सो देन आपका जो पोस्चर है नॉर्मल हो जाएगा. जब भी आप आगे झुक के बैठेंगे, अगर आप नॉर्मल सीट में बैठे हो तो एर्गोनॉमिक चेयर में कुछ फर्क नहीं पड़ता. তো আপনারা শুনলেন যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম দীর্ঘ সময় ধরে বাড়ি থেকে কাজ করা, এই জন্য একটা সুন্দর সেটআপ করে নেওয়ার দরকার. ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু হ্যাভ গুড সেটআপ এট হোম. 100%. অ্যাট লিস্ট একটা ভালো চেয়ার. আমি নিজেও যেরকম কিনেছি, আই ইউজ টু वर्क इन डाइनिंग चेयर में बैठ के करते थे, बट इट इज नॉट गुड, सो आई परचेज, मैंने खरीदा. সো এটা সবার জন্য একটা অ্যাডভাইস থাকছে যে যারা দীর্ঘ সময় বাড়িতে বসে কাজ করবেন, অ্যাটলিস্ট একটা ভালো চেয়ারের খুব জরুরি, যাতে করে আপনার পোস্টারটা ठीक থাকে, তাহলে बैक पेनটা कम আসবে. और दूसरा चीज है कि उनका एक 20-25 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठना नहीं है. आप अगर देखेंगे तो देयर समथिंग कॉल्ड एज मसल फैटिग टाइम. वो होता है कि 18 से 20 मिनट. आप अगर 20 मिनट से ज्यादा बैठेंगे तो मसल विल बिकम वीकर, मसल कमजोर हो जाता है. तो इसके लिए हम हर एक पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि 20-25 मिनट के बाद 1 मिनट का ब्रेक लीजिए. सिर्फ खड़े होके सिर्फ थोड़ा चल के 10-15 कदम, फिर आके बैठ के काम कीजिए. नहीं तो खड़े होके काम कीजिए, खड़े होके आधा घंटा काम कीजिए, पौना घंटा काम कीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बट बैठने का जो है
that is not good for the lower back. lower back. So, what is the serious symptom of a spine issue? Like, বাংলাতে এরকম হবে বিষয়টা যে কোন সমস্যা থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে স্পাইনের প্রবলেম শুরু হচ্ছে। ये जो हम लोग जो बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस करके, ये होता है कि इमरजेंसी साइंस स्पाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो बोन्स के अलावा नस भी रहता है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यस। ये जब भी ये स्पाइनल कॉर्ड का इरिटेशन हो जाता है तो दैट मीन्स इट्स अ डेंजरस वन, डेंजरस सिम्टम। ये स्पाइनल कॉर्ड का साइंस क्या होता है, आपका जो पैर में पेन हो जाता है, मतलब कमर से लेके पंजे तक बर्निंग सेंसेशंस रहता है, टिंगलिंग हो जाता है, एकदम करंट पास होता है ना ऐसा, और झिनझिनाहट हो जाता है, করা, ঝিঝি ধরা, পায়ের যে কাফ মাসল সেটাকে টেনে ধরা, কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথাটা রেডিয়েট করা, এগুলো হচ্ছে ये सब इमरजेंसी সিম্পটম। तो इमीडिएटली दे हैव टू कंसल्ट अ स्पाइन सर्जन। স্পাইন সার্জন এরকম কন্ডিশনে আপনাকে স্পাইন সার্জন। তো এখানে একটা মিথ আছে, বেঙ্গল বা বাংলাদেশে হয় স্পাইনের প্রবলেম হয় তারা অর্থোপেডিকের কাছে যায় অথবা তারা নিউরো সার্জনের কাছে বা নিউরো মেডিসিনের কাছে যায়। অ্যাকচুয়ালি এটা ইট শুড বি অ্যাড্রেসড বাই স্পাইন সার্জন। তো বেঙ্গলে অনেক কম আছে, বাংলাদেশে অনেক কম আছে। কারোর কখনো এরকম সমস্যা হলে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। डिस्क बल्ज और डिजेनरेटिव चेंजेस जो होता है स्लिप डिस्क, ये विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या इसको? 90% ऑफ द टाइम सर्जरी नहीं चाहिए इसके लिए, स्लिप डिस्क के लिए। गुड। जो हमको ये जो स्लिप डिस्क हम लोग जो बोलता है, मतलब यूजुअली आप अगर देखेंगे तो स्पाइन में बोन्स एक के ऊपर एक अरेंजमेंट रहेंगे, दो हड्डी के बीच में एक डिस्क रहता है, वो जेली मटेरियल जैसा, वो अगर उस जगह से बाहर आ गया है तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। ओके। वो स्लिप डिस्क में भी स्टेजेस है, तो पहला टच हो जाता है, फिर कंप्रेस हो जाता है, फिर स्क्वीज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। बट यूजुअली क्या होता है कि ये सब जो फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में रहेंगे तो नॉर्मली जो जनरल पॉपुलेशन में हो जाता है, तो आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, और अगर वेट का प्रॉब्लम है तो वेट लॉस करेंगे तो काफी है। 90 to इनफैक्ट आई टेल 95% डजंट नीड एनी सर्जरी। गुड। इतना काफी है। अगर सर्जरी किसमें चाहिए, अगर ये पूरा डिस्क जो है 100% पीछे आ गया, ओके, नस को कुछ जगह ही नहीं है और पैर में कमजोरपन आ गया, वीकनेस आ गया, चप्पल नहीं पहन सकते हो, खड़े नहीं हो सकते हो, इवन यूरिन और वो आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन वे आपको वो डिस्क निकालना पड़ता है, नहीं तो मेजॉरिटी दे डोंट नीड एनी सर्जरीज। আপনারা শুনলেন যে যে কোনো বিষয় শুরুতে অ্যাড্রেস করলে সার্জারিকে অ্যাভয়েড করা যায়। হালকা পেইন যদি কোমর থেকে পায়ের দিক রেডিয়েট করে, পায়ে যদি ঝিনঝিন হয়, পায়ের সেন্স যখন কমছে, সেক্ষেত্রে ইভেন स्पोर्ट्स में ये देखिए, ये कॉमन इंजरीज हम लोग जो देखते हैं लिगामेंट्स का, ये नी लिगामेंट्स का, नॉर्मली कॉमनली सीन एसीएल लिगामेंट बोलते हैं। एसीएल एक ऐसा लिगामेंट होता है घुटने में, वो काफी मजबूत रहता है और दोनों घुटने का थाई बोन या लेग बोन को पकड़ के रखता है, ताकि जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं ये फिसल नहीं जाता। ये अगर ये लिगामेंट काफी वल्नरेबल है स्पोर्ट्स डैमेज में, अगर स्पोर्ट्स फुटबॉल खेलता रहता है, गिर जाता है, एसीएल टूट जाता है, फिर चल नहीं सकते, और घुटना जब भी जल्दी दौड़ता है तो फिसल जाता है, ऐसा ये सिम्टम्स रहता है। दूसरा एंकल में ये ट्विस्टिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्पोर्ट्स नहीं, हम लोग में भी हो जाता है वो, अगर सीढ़ी मिस हो गया तो नेक्स्ट सीढ़ी उतारने में वो फुट ट्विस्ट हो जाता है, तो ये लिगामेंट इंजरीज काफी कॉमन है। मतलब आज एक दिन कम से कम 3-4 पेशेंट तो आ ही जाता है ऐसा ओपीडी में। और शोल्डर इंजरी, शोल्डर डिसलोकेशन हम लोग जो बोलते हैं, तो उसका इंजरीज भी काफी कॉमन है। ओके, सो एक एसीएल टीयर सर्जरी में इसका रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है सर? ये जो रिकवरी होता है एसीएल का, वो डिपेंड्स होता है पेशेंट के ऊपर। अगर समझो कि रिकवरी मतलब, अगर समझो कि अगर मेरा घुटने का एसीएल टूटा है, मुझे रिकवरी मतलब मेरा हॉस्पिटल में आके जाना है, मुझे वो रिकवरी है। मुझे स्पोर्ट्स खेलना रिकवरी नहीं है मेरे लिए। ओके, फॉर यू मेरा वो हर एक पेशेंट का अलग है। आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको फुटबॉल खेलने तक आपका रिकवरी है। यस। अगर मैं रोज हॉस्पिटल आना, पेशेंट देख के ऑपरेशन करके निकल जाना, मेरा काम उतना ही है। मेरा इसका रिकवरी 6 हफ्ता काफी है। मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट वॉकिंग जो बोलते हैं, 4 हफ्ता काफी है। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको वापस उसको फुटबॉल खेलना है,
तो उसका रिकवरी आपका 11 मंथ्स तो रहेगा, 10 to 11 मंथ्स। ठीक, ओके सर। कैल्शियम एंड विटामिन डी, हाउ इट गिव्स अ गुड बोन हेल्थ, लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ गुड calcium and vitamin D level? See, definitely the calcium and vitamin D is one of the basic requirement. वो चाहिए हड्डी के लिए, बट क्या होता है कि वो उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें है, यानी एक्सरसाइज जो मैकेनिकल कंपोनेंट बोलता है, एक्सरसाइज करनी है, और आपका वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, और जैसा मैंने बोला था विटामिन सी का डाइट होना चाहिए, प्रोटीन का डाइट होना चाहिए। जैसा हम लोग कैल्शियम अगर उसका कैलकुलेट करेंगे तो पर डे एटलीस्ट हमको 1000 मिलीग्राम का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, ओके, और 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है, जाकि हमारा जो बोन है, बोन हेल्थ काफी अच्छा रहेंगे। और आगे हम लोग एक चीजें होता है जो एल्डरली में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा कंडीशन होता है कि हड्डी का कमजोरपन, हड्डी का स्ट्रेंथ, ये एक्सरे में नहीं दिखता है, उसके लिए अलग से स्कैन करना पड़ता है। ये काफी कॉमन होता है, बीएमडी बोलते हैं, और बोन डेंसिटी स्कैन बोलते हैं। उसमें हमको पता चला है कि हड्डी कितना मजबूत है, कितना कमजोर है करके, और ये कैल्शियम एंड विटामिन डी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इज इट एडवाइजेबल टू डू बीएमडी टेस्ट एट द एज ऑफ व्हाट, लाइक 40-45 पीपल शुड डू? यूजुअली क्या होता है कि बीएमडी टेस्ट जो है अगर फीमेल्स में लेंगे तो उनका मेनोपॉज जब भी अचीव हो जाता है, जो महीना बंद होने के बाद, वो बीएमडी टेस्ट हर साल करना पड़ता है, ओके, जस्ट टू चेक पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। अगर यंग है, 30 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, उनका थायराइड का प्रॉब्लम है, उनका डायबिटीज है, उनका बीपी है, कुछ हार्मोन चेंजेस है, उनमें से उन लोगों में करना पड़ता है। गुड। আপনারা শুনলেন যে কোন সময় বিএমডি বোন ডেন্সিটি টেস্টটা করার দরকার এবং এটার গুরুত্ব কতখানি। আপনার ভালো হাড়ের স্বাস্থ্য ধরে রাখতে গেলে আপনাকে বিএমডি টেস্ট করার দরকার, মেনোপজের পরে মহিলাদের ক্ষেত্রে করার দরকার, যাদের হরমোনাল চেঞ্জেস আছে বডিতে তাদেরও করার দরকার। বেশিরভাগ 45-50 एज মধ্যে এগুলো করে। सर स्मोकर के लिए क्या एडवाइस है, स्मोकिंग के साथ? जी, मैं कभी कभी ऐसा फ्रेंडली नोट पे बोलता हूँ मेरा पेशेंट्स के लिए, अल्कोहल कभी तो ठीक है, बट स्मोकिंग डेफिनेटली नॉट, बिकॉज स्मोकिंग इसके लिए मतलब स्मोकिंग इज एक्सपोनेंशियली डैमेजिंग योर बॉडी। मतलब अगर आप स्मोक करोगे तो स्मोकिंग में क्या होगा कि कोलेजन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, और कुछ भी मेडिसिन दीजिए कोलेजन रिवर्स नहीं होता है, सो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। तो इन कंसिडरिंग द बोन हेल्थ, बाकी वो लंग्स और दूसरा उनका तो साइड इफेक्ट्स तो है ही, बट ये जो बोन हेल्थ में क्या होता है कि ये जो कोलेजन फॉर्मेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, एंड हम लोग जो भी मेडिसिन देते हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर पेशेंट को अगर फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर उनका पेशेंट में हीलिंग टाइम इट विल टेक ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल, कभी कभी हील भी नहीं होता है, उसको नॉन यूनियन बोलता है, एंड स्मोकिंग टॉप्स द लिस्ट। इनफैक्ट स्पाइन का सर्जरी के बाद भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग करने से उसके स्क्रू अच्छा नहीं रहेगा और बाद में वो इसके लिए, क्योंकि जब भी स्क्रू डालते हैं हड्डी के अंदर वो पकड़ना चाहिए, ये जब ये कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होता है तो हड्डी वीक हो जाता है, सो वो एक बटर में रखने जैसा हो जाता है, तो अपने आप हिल के वो बाहर आ जाता है। द सेम थिंग মানে যে স্ক্রুগুলো লাগানো হচ্ছে সেই স্ক্রুটাকে হোল্ড করার জন্য হাড্ডি শক্ত হওয়ার দরকার, তো এটাও অ্যাডভাইজেবল কি যাদের হাড়ের প্রবলেম স্মোকিং ছেড়ে দেওয়া উচিত, पूरा बंद करना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू द एंड। सो आपने जो बोला कि बच्चे लोगों में जो डिफॉर्मेटिव चेंजेस वगैरह होता है, तो इसके लिए बस जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करना चाहिए मेरे को? एक्चुअली वो एंटीनेटल चेकअप जो होता है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन करते हैं, दे आर डूइंग रियली वंडरफुल जॉब। वो लोग क्या करते हैं, वो 5वां महीने में एंटीनेटल एनोमली स्कैन करके बोलते हैं। ये एनोमली स्कैन जो होता है 5वां महीने में, उसमें डिटेक्ट हो जाता है, उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि बच्चे का कंडीशन क्या है, पैर में, हाथ में, गर्दन में, स्पाइन में, ये सब कितना अच्छा डेवलप हो रहा है, वो आपको जानकारी मिल जाएंगे। अगर समझो कि वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी इतना एडवांस हो गया कि प्रेगनेंसी के अंदर फीटस में सर्जरी होता है, वो ফিটাল মেডিসিন বলতে हैं, মানে গর্ভাবস্থাতেও সার্জারি করা যায়। 5 মাস যখন গর্ভের 5 মাস বয়সে তখন অ্যানোমালি স্ক্যান, মানে আমার নিজের ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড, আমরা हायर सेकेंडरी एक साथ में पढ़ाई किया,
उसके भी बच्चे का भी इशू था, বাট নাও শি ইজ ওকে। তো ওই মানে সন্তান সম্ভবা মহিলা যারা আছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে 5 মাস যখন গর্ভাবস্থায় তখন একটা অ্যানিমাল স্ক্যান করে নিন, যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে ফেটাল মেডিসিনের যে ডক্টর তাদের সঙ্গে কথা বলে এটাকে কারেকশন করা যায়। একজন ভালো বাচ্চা, সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেওয়া এটা কিন্তু খুব জরুরি, তার মানে তার সারা জীবনটা অনেকটা সমস্যা। मतलब वो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल ब्रेन डैमेज है कि नहीं, वो सब कुछ जानकारी मिल जाता है, एनिमली में मिल जाता है। ओके, सो जो पेशेंट को आर्थराइटिस का लेवल 4 में चला गया, 3 में है, बहुत ज्यादा पेन है, वो मीट है कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी वो फेल हो जाता है, उसमें कुछ फायदा कुछ नहीं है, मैं पूरा बेड में गिर जाऊंगा, तो ये जो मीट है इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो मैं तो हम लोग काफी लोग से सुनता है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो नी रिप्लेसमेंट का जो सच में जो सक्सेस बोलता है, वो सक्सेस सिर्फ ऑपरेशन से नहीं होता है। ऑपरेशन अगर आप पूछेंगे, ऑपरेशन इज ओनली 50% ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके, तो उसके बाद जो रिकवरी होता है यानी फिजियोथेरेपी होता है, वो पेशेंट खुद से करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि जब भी आप देखेंगे स्टेज 4 मतलब ऐसा रहता है, जब भी हम लोग ऑपरेशन करने के बाद इतना गैप रखते हैं, मतलब जो मसल्स जो है टाइट हो जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, बट मसल काफी वीक रहते हैं 2-3 साल से, क्योंकि वो पेन में रहता है। तो ये जो रिहेबिलिटेशन जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसा मैंने बोला था कि 6 हफ्ता, 8 हफ्ता, 2 महीना, किसी पेशेंट में बहुत अगर कमजोर है मसल तो 3 महीना भी लग सकता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस करने में, फिजियोथेरेपी करने में, वो पेनलेस नहीं रहता है, थोड़ा बहुत पेन रहता है, क्योंकि मसल्स को खींच रहे वो लोग, टाइट रहे। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो दूसरा तीसरा दिन में मूवमेंट्स इतना ही रहता है, वो लूज करते करते पूरा मूवमेंट आएगा। तो जब भी ये अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मूवमेंट इसमें ही बंद हो जाएगा, ফ্রিজ হয়ে যায়গা। সো তো আগে মুভমেন্ট নেই হতে सकता है। মানে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পোস্ট সার্জারি আপনাকে ফিজিওথেরাপি করতে হবে, ব্যথা থাকবে, ব্যথাকে সহ্য করতে হবে, পেইন হ্যাজ টু বি টলারেটেড বাই দ্য পেশেন্ট। তাহলে পরে যে আমরা ডিগ্রিতে ক্যালকুলেট করি 90 ডিগ্রি, 100 ডিগ্রি, 120, তো এই যে ডিগ্রি ইনক্রিজ যেটা হয় সেটা ফিজিওথেরাপির উপরে। একটু ব্যথা সহ্য করতে হবে, মানে কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে, ঠিক সেরকমই একটুখানি কষ্ট করলে পরবর্তী দিনগুলো খুব ভালো কাটবে। যাই হোক, जैसे हम लोग सक्सेस रेट बोलते हैं अबो 90%, मतलब ये सक्सेस रेट पहला दिन में नहीं बोलते हैं। पहला दिन में बोलेंगे तो हम लोग एक्सरे करने के बाद आपको दिखा सकते हैं, देखो मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। बट जब तक वो पूरा चलना चाहिए और बिना दर्द का चलना चाहिए तभी तो सक्सेस होता है। तो ये जो सक्सेस जो है हम लोग 2 महीने के बाद कैलकुलेट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। যাই হোক, আমরা অনেক সময় লাইভে ছিলাম, নাও ইট ইজ টাইম টু র্যাপ আপ। আমরা ইন জেনারেল যে ডিসকাশনে আমরা বোন হেলথ কি করে ঠিক রাখা যায়, কোন কোন এসেনশিয়াল ভিটামিনস গুলো আমাদের নিতে হবে, আমাদের লাইফস্টাইল কি হওয়া দরকার, আমাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্ট কি হওয়া দরকার, আমাদের কোন কোন সময় সার্জারি করার দরকার, কোন কোন সময় এক্সারসাইজ করে আমরা হাড়ের হেলথ, কোমরের হেলথকে আমরা ঠিক রাখতে পারি, স্পোর্টস সার্জারি আমাদের কিভাবে যত্ন নিতে হবে, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা ছুঁয়ে গেছি। ইভেন আমরা বাচ্চাদের হাড়ের যে সমস্যা সেটা এবং তার আগের স্টেজ মানে গর্ভাবস্থায় একটা বাচ্চার কি কি সমস্যা হতে পারে আমরা সেই বিষয়গুলো ছুঁয়ে গেছি। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রাজেশ, আপনি ইউ হ্যাভ টাচড দ্য এভরি অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বোন হেলথ অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড গুড সেশন। আমরা ডেফিনেটলি আমাদের যারা দর্শক শ্রোতা আছে তারা অবশ্যই এটা থেকে বেনিফিট পাবেন। এরপরেও যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে লাইভে এসে আপনি ওখানে আপনার ফোন নাম্বার আর সঙ্গে কোশ্চেন দেবেন, বা আপনি মেসেঞ্জারে আমাকে আপনার ফোন নাম্বারটা দিতে পারেন, ওখানে কোশ্চেন রাখতে পারেন। আমি ডক্টর রাজেশের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে ডেফিনেটলি আপনাদেরকে উত্তর দিতে পারবো। অনেক পেশেন্ট আছে যারা মোবিলিটির প্রবলেম, যারা বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে আসতে পারছেন না অথবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ব্যাঙ্গালোরে আসতে পারছেন না। আমাদের ডাক্তারবাবু প্রতি মাসে কলকাতাতে চেম্বার করেন, আপনারা সেখানে আসতে পারেন। সেটাতেও যদি অসুবিধা থাকে তাহলে আপনারা সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল আছে তাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে দেবো। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আর এই লাইভের যে রেকর্ডেড ভার্সন আপনারা দেখবেন তার কমেন্ট সেকশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ডেফিনেটলি যোগাযোগ করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। Thanks for giving me this wonderful opportunity, sir. Thank you, sir. We just সম্মানিত দর্শক